हेलो फ्रेंड्स, कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जरूरी हैं जीने के लिए। कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जरूरी हैं जीने के लिए। और कभी एक मुकम्मल सी जिंदगी भी एक बोझ सी लगती है। मतलब कुछ ख्वाहिशों का होना जरूरी है। ख्वाहिशें होंगी तभी जिंदगी का मजा है। अगर कोई ख्वाहिश नहीं, सब ख्वाहिशें पूरी हो गई, तब भी जिंदगी का कोई मजा नहीं है। फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी साधनार्जुन और हम डिस्कस करेंगे आज चैप्टर 1 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा भी था। चैप्टर 1 में केवल 4 सेक्शंस हमको देखने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रॉपर्टी। सबसे पहले तुम्हें यही पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी है क्या, क्योंकि ये तो बात की बात है कि फिर हम देखें कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंजिबल, टेंजिबल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब अलग की चीजें हैं। प्रॉपर्टी की एक तो कोई ऐसी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन कहीं भी नहीं दी गई है, लेकिन हम ये कह सकते हैं एक्चुअली में जो प्रॉपर्टी है एक टर्म है प्रॉपर्टेट। ये एक लैटिन टर्म है, इससे ये लिया गया है और इसका मतलब होता है अ थिंग दैट इज ओन्ड, समथिंग विच में बी ओन्ड। यानी कोई ऐसी चीज जिसपे किसी की ओनरशिप हो सकती है तो हम उसको प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी ली गई है प्रॉपर्टेट से, जिसका मतलब होता है अ थिंग दैट इज ओन्ड। इसके बाद जैसा कि हमने डिस्कस किया, हम आज डिस्कस करेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हमें 4 सेक्शंस जो है वो डिस्कस करने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अगर सबसे पहले हम बात कर ले सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 जो है ये सॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंट, इन्फोर्समेंट, इन सब चीजों के बारे में बताता है। तो ये सब हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि इस एक्ट का नाम क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इसका एनफोर्समेंट डेट क्या है, 1 जुलाई 1882। अगर हम बात करें इसका एक्सटेंट कितना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्सटेंट की जब भी बात आती है तो हम सीधे से एक ही बात जानते हैं, एक्सटेंट इसका क्या है, द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जे एंड के। ये हम जनरल बात कर रहे हैं। हमें यही याद रहता है कि किसी भी एक्ट का जो एक्सटेंट होता है इंडिया में, तो उसमें यही लिखा होता है एक्सेप्ट द जे एंड के। एक्सटेंट इज द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जे एंड के। और जे एंड के भी आपको पता है कि अभी जो 370 पे और आर्टिकल 35 पे ये सब जो चीजें हुई हैं, उसके बाद से अब जितने भी लॉज हैं वो जे एंड के में भी एप्लीकेबल है। यहां ध्यान रखिएगा, इसका एक्सटेंट जब भी आता है ये तो कहा ही जाएगा द होल ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट के बाद जे एंड के नहीं लगाना है, लगाना है पंजाब। जी, पंजाब में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसका एक्सटेंट जब भी पूछा जाएगा, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो इसका एक्सटेंट क्या है, द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ पंजाब। पंजाब पे डायरेक्टली ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली ये पूरा एक्ट पंजाब पे भी एप्लीकेबल होता है। क्यों? क्योंकि वो टीपी एप्लीकेबल तो नहीं होता है, लेकिन जितने भी डॉक्ट्रिन्स हैं उन सबको वो एप्लीकेबल करते हैं, और जितना भी टीपी है ये डॉक्ट्रिन्स पे ही डिपेंड करता है। इसके बाद अगर हम बात कर ले सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 क्या कहता है, सेक्शन 2 एक क्लॉज देता है, जैसे हमने कल भी अपने लेक्चर में देखा था कि जो मुस्लिम लॉ है और एक दो चीजें हैं, लेकिन मेन जो सेक्शन 2 से निकल के आता है वो यही निकल के आता है कि जो मुस्लिम लॉ है इसमें एंड चैप्टर 2 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, मुस्लिम लॉ और चैप्टर 2 जो है, यानी कि सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 53A तक जो है चैप्टर 2, अगर कोई भी इनकंसिस्टेंसी हो जाती है तब प्रिवेल क्या कर जाएगा, मुस्लिम लॉ प्रिवेल कर जाएगा। ये भी कल हमने डिस्कस किया था, सेक्शन 2 की बात है। सेक्शन 3 जो है ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज की बात करता है। किसी भी एक्ट में एक इंटरप्रिटेशन या डेफिनेशन क्लॉज दे दिया जाता है, जिसमें कुछ वर्ड्स की डेफिनेशन उसी एक्ट में दे दी जाती है, और उसका मतलब ये होता है, ऑब्जेक्ट ये होता है कि अब जब भी ये वर्ड इस एक्ट में यूज होंगे तो उनका मीनिंग वही निकाला जाएगा जो इन्होंने डिफाइन किया है। आपको अपना नया मीनिंग या अलग तरीके का मीनिंग निकालने की जरूरत आपको नहीं है।
सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, इसमें कई डेफिनेशन दी हुई है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सेक्शन 4 देख लेते हैं। सेक्शन 4 में दो चीजें इन्होंने कहा है। सेक्शन 4 पे एक तो इन्होंने कहा है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कोई भी ऐसा पोर्शन आता है जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो ये माना जाएगा वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट्स है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर भी एक तरीके के क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो आप देखेंगे कि सेक्शन 4 ये कहता है, ये तो हमको पता रहता है कि कोई पूछ दे कहाँ ये कहा गया है, तो सेक्शन 4 में कहा गया है। सेक्शन 4 ये कहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कोई भी चैप्टर, कोई भी सेक्शंस अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है तो ये माना जाएगा कि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ही पार्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 4 एक बात और कहता है कि सेक्शन 54 का पैरा 2 एंड 3, सेक्शन 59, 107 एंड 123, these sections are supplemental to रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। रजिस्ट्रेशन एक्ट कब का है, 1908 का। तो इन्होंने कहा है कि जो सेक्शन 54 है उसका पैरा 2 एंड 3 है, सेक्शन 59, 107, 123 ये जो है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट का ही एक सप्लीमेंटल है, क्योंकि इसमें भी रजिस्ट्रेशन की बातें की गई हैं। ये हो गया। अब हम आते हैं सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 क्या करता है, डेफिनेशन देता है या इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। इसमें कई डेफिनेशन दी गई हैं। आज जो हम डेफिनेशन इसमें देखेंगे वो हम यही देखेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी को देखना है तो हमें दो चीजें पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा कल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था आपने कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है इसका मोस्टली पोर्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी को गवर्न करता है या उसके लिए डील करता है, और कुछ पोर्शन जो है मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी है। ये तो हम आज देखेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या पोजीशन है या चीजें कहां से हम निकाल सकते हैं। हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जो है सेक्शन 3 का इंटरप्रिटेशन क्लॉज में पहली डेफिनेशन दी गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी। या एक चीज याद रखिएगा कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी गई है ये नेगेटिव डेफिनेशन दी गई है। अब नेगेटिव डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपका आंसर तो दे दिया गया लेकिन आप पूछना चाह रहे हैं वो नहीं बताया गया, जो कि आप लोग ज्यादातर करते ही हैं, या कभी भी आप न्यूज में डिबेट देखिएगा तो उसमें यही होता है। आप जो पूछ रहे हैं उसको छोड़ के दुनिया भर के जितने भी फैक्ट है वो सब आपको दे दिए जाएंगे, लेकिन जो पूछ रहे हैं वो नहीं बताया जाएगा। नेगेटिव में होता है जैसे हमने किसी से पूछ लिया कि फॉर एग्जाम्पल हम आगे पूछा ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो इसका अफर्मेटिव आंसर क्या है कि दिस इज अ मार्कर। लेकिन लोगों ने आंसर दिया दिस इज नॉट अ बॉटल, दिस इज नॉट अ चेयर, दिस इज नॉट अ बॉक्स। उन सबके भी आंसर सही है, लेकिन जो हम पूछना चाह रहे हैं वो नहीं बताते, ये नेगेटिव में बता रहे हैं कि दिस इज नॉट अ, दिस इज नॉट अ, दिस इज नॉट अ। ऐसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन नेगेटिव दी। उन्होंने कहा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, तीन चीजें इन्होंने मना की है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं है। एक तो है स्टैंडिंग टिम्बर, सेकंड इन्होंने कहा है ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। यानी कि अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करें तो केवल इतना पता लगता है कि एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और घास जो है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। एक चीज अगर हम बात कर ले मूवेबल प्रॉपर्टी की तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कहीं भी मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन नहीं दी गई है। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो दी नहीं गई है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की इन्होंने क्या दे दी है, नेगेटिव दे दी है। पता कैसे करेंगे कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, और जब तक हमें ये नहीं पता लग जाएगा कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है तब तक हम पूरा टीपीए का क्या करेंगे, क्योंकि पूरा टीपीए तो जनरली मोस्टली जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को गवर्न करता है। अब यहां पे रोल एक हो जाता है आर्टिकल 367 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 367 में एक बात ये कहा गया है कि जनरल क्लॉजेज एक्ट की बात की गई है कि अगर मीनिंग जो है वो किसी चीज का नहीं दिया गया है तो आप जनरल क्लॉजेज एक्ट पे जाके उसको देख सकते हैं, वो माना जाएगा। अब जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है ये 1897 का है, ठीक है। अब जब डेफिनेशन हमको कहीं से नहीं मिली मूवेबल प्रॉपर्टी की तो हमने जनरल क्लॉजेज एक्ट देखा। जनरल क्लॉजेज एक्ट में दोनों की डेफिनेशन दी गई है, मूवेबल प्रॉपर्टी की भी और इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी। मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बहुत अच्छी दे दी इन्होंने कहा कि विच इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मूवेबल प्रॉपर्टी। बोले जो इमूवेबल नहीं है वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो यहां से भी कोई खास मतलब निकल के आया नहीं। ये कहां दिया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट
मूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट। यहां से हमारा काम स्टार्ट होता है। जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 में जो डेफिनेशन दी है, इसमें 4 चीजें इन्होंने बताई है कि 4 चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं। क्या क्या? फर्स्ट, लैंड। सेकेंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ द लैंड। थर्ड, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। फोर्थ, परमानेंटली फस्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ। क्या मतलब हुआ? बोले ये 4 चीजें जो है ये क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। एक तो लैंड हो गया, आप समझ रहे हो। बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ द लैंड, कि उस लैंड से जो भी बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं वो सब भी क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, अर्थ से जो चीजें अटैच्ड है वो सब भी क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। एंड परमानेंटली फस्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ, और अर्थ से कोई चीज ऐसी अटैच्ड है जो परमानेंटली अटैच्ड है और उसको जो है वो जिस चीज में अटैच्ड है उसका अच्छे से यूज कर पाए, इसके लिए कोई चीज अटैच की गई है परमानेंटली, वो भी इसमें आ जाती है। अगर हम इस डेफिनेशन को देखें जनरल क्लॉजेस एक्ट की, जो 4 पॉइंट्स में बताती है, इसमें कुछ चीजें अब देखिए देखना स्टार्ट कीजिए जो टेक्निकल हैं, जहां से क्वेश्चंस आते हैं गलत होते हैं। पहली चीज अगर हम बात करें लैंड की, तो लैंड की जब भी बात होती है तो आप ये मान चलिए कि लैंड के बीनीथ अबव दोनों चीजें काउंट होती हैं। मतलब अंडर द लैंड एंड अबव द लैंड। सरफेस ऑफ द लैंड तो इंक्लूड होगी ही होगी। सरफेस में क्या आ जाएगा? मड हो गया, सॉइल हो गया, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। उसके अंदर के जितने भी मिनरल्स हैं वो भी सब क्या हो गए? इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गए। उसके ऊपर भी जितनी चीजें हैं वो भी सब क्या हो गई? इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। यानी कि लैंड में सॉइल हो गया, मड हो गया, ये सब लैंड में आ जाएगा। नीचे से मिनरल्स जो भी निकालने हैं वो भी सब आ जाएंगे। इसके साथ साथ मान लीजिए कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, कोई रिवर है। अब देखते समय क्या लगेगा? लेक में भी पानी बह रहा है, मूव कर रहा है। नदी में भी पानी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो हमें देखने लगता है ये तो मूवेबल है, बट यहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ही इंक्लूड होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम लैंड की बात करेंगे तो लैंड में हमें तीनों चीजें देखनी है, सरफेस ऑफ द लैंड, बीनीथ ऑफ द लैंड एंड अबव ऑफ द लैंड। यहां से कई क्वेश्चन निकल के आते हैं। इसके बाद आता है बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ द लैंड। उस लैंड से जितने भी बेनिफिट्स आपके निकल रहे हैं वो सब इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं एज पर सेक्शन 226 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट। अब देखिए बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? जैसे राइट टू रेंट, किसी से रेंट वसूलने का जो हमारा राइट है वो भी एक क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि रेंट बेनिफिट कहां से हमको दे रहा है? लैंड से। तो जितने भी बेनिफिट्स हैं, जैसे हो गया राइट टू फेरीज हो गया, राइट टू फिशरीज हो गया, राइट टू बे हो गया, राइट टू लाइट हो गया। अब राइट टू बे क्या होता है? रास्ते का अधिकार, ईजमेंट में भी आता है। राइट टू फिशरीज क्या होता है? कोई पॉन्ड है उसमें हमारा राइट है कोई मछली पालन करने का। राइट टू फेरी क्या होता है? कि जो जल मार्ग से अगर हम कहीं आना जाना चाहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाटर के थ्रू अगर है तो वो राइट टू फेरीज हो जाता है। ये सब चीजें आ जाती है बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड में, कि उस लैंड से जितने भी बेनिफिट्स हमको मिल सकते हैं वो सब। थर्ड पॉइंट है हमारा थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, कि थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, जितनी भी चीजें अर्थ से अटैच है वो सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है। एक चीज यहां पे देखिएगा, आगे कहते हैं परमानेंटली फस्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ। परमानेंटली अगर कोई चीज, अब जैसे बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग जो है वो एक थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ हो गया। अब बिल्डिंग जो अटैच्ड है तो उस बिल्डिंग का हम अच्छे से यूज कर लें, इसलिए उसमें क्या क्या लगा होगा? विंडोज लगी होंगी, गेट लगे होंगे, ठीक है। अगर शॉप वगैरह है तो सकता है शटर लगा हो। तो ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी परमानेंटली फस्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ। क्यों? क्योंकि अगर शटर नहीं है, डोर्स नहीं है, विंडोज नहीं है तो हम उस बिल्डिंग का अच्छे से यूज कर ही नहीं पाएंगे। उसको फस्टेंड करने के लिए ये सब चीजें लगाई गई हैं। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि वो जो भी चीज लगाई गई है वो परमानेंटली हो। अब परमानेंटली कैसे आप समझोगे? जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, जैसे अब हमने डोर लगा दिया अपने घर में, तो ये तो परमानेंटली लगाया। ये हम नहीं सोच सकते हैं कि जब हम कोई मकान बेचेंगे किसी को तो उसकी विंडोज, अलमारी, डोर ये सब हम उखाड़ के ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि ये इसी के पार्ट है। जब भी हम बेचेंगे तो ये अलग से नहीं कहा जाता है कि ये घर अगर हम तुम्हारा खरीद रहे हैं तो इसके दरवाजे भी खरीद रहे हैं, इसकी खिड़कियां भी खरीद रहे हैं। नहीं, ये माना जाता है कि वो उसके साथ है। लेकिन कुछ चीजें और अटैच की गई हैं, जैसे फैंस हो गया, एसी हो गए, और कई चीजें हो गई।
लेकिन वो परमानेंट पर्पज के साथ जो है वो नहीं अटैच की गई है, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएंगे। ठीक, ये कॉन्सेप्ट देखिएगा। अब यहां से एक जो हमको टेक्निकल चीज मिली है जो हमने डिस्कस नहीं की, वो की है थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। वैसे भी बहुत आसान है कि थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ का मतलब क्या हुआ, जो चीजें अर्थ से जुड़ी हुई है। अब यहां पे क्या है कि टीपी में देखिए एक बहुत अच्छी चीज है कि इन्होंने ना तो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी, वो भी कैसे दे दी, नेगेटिव दे दी, जिससे कोई चीज नहीं निकलती है। लेकिन टीपीए एक डेफिनेशन देता है अटैच्ड टू अर्थ। अब अटैच टू अर्थ टीपीए ने जो डेफिनेशन दी है उसमें उन्होंने क्या क्या तीन चीजें ली है। पहला, अब देखिए अटैच्ड अगर है कोई चीज अर्थ से, वो दो तरीके से अटैच हो सकती है, या तो रूटेड या एम्बेडेड। अब रूटेड क्या होता है, रूटेड मतलब जिसकी जड़ें अंदर तक हो, तो रूटेड में ट्रीज भी हो सकते हैं, श्रब्स मतलब होता है झाड़ियां वगैरह, तो ट्रीज है, श्रब्स है, ये सब क्या है रूटेड में आ जाएंगे, यानी कि ये अटैच्ड टू द अर्थ में आ गया एक चीज। दूसरा ये कहते हैं एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब कुछ चीज ऐसी होती है जिनकी जड़ें नहीं है, मतलब ट्रीज वगैरह नहीं है, लेकिन उनको अंदर तक अर्थ के अंदर जो है वो उसको रखा गया है। जैसे दीवार हो गई, अब दीवार में नींव जो भरी जाती है नीचे भी रहती है, मतलब जैसे ये अगर आपके सरफेस है तो इसके अंदर भी काफी रहेगा, उसके बाद से बिल्डिंग स्टार्ट होती है, या पिलर वगैरह जो दिए जाते हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो एम्बेडेड में वॉल्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, ठीक है, ये चीजें हो गई। एम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट टू विच इट इज अटैच्ड। ये वाला पॉइंट यहाँ पे इन्होंने, आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि जो एम्बेडेड है, अब जैसे अब उस एम्बेडेड में अगर कोई परमानेंट चीज है जो उसके बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए है परमानेंट, तो ये इसमें आ जाएगा। यहां भी कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं है, दो चीज याद रखनी है कि जब हम बात करते हैं रूटेड इन द अर्थ, अब रूटेड तो ये तीनों चीजें भी हैं, ST, GC और G, ये तीनों चीजें क्या है, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। ये तीनों चीजें कहां से निकल के आई थी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की नेगेटिव डेफिनेशन दी थी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। इसका मतलब रूटेड में बाकी सब चीजें तो आ जाएंगी, लेकिन स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास नहीं आएगा। अब यहां पे हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रीज एंड टिम्बर। टिम्बर में और ट्रीज में क्या डिफरेंस होता है। अब यहां पे याद रखिएगा कि जो टिम्बर होता है, टिम्बर उन ट्रीज को कहते हैं जिसका यूज केवल लकड़ी काटने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, घर में और चीजें बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि वो ट्रीज जिनमें फ्रूट्स नहीं होते हैं वो स्टैंडिंग टिम्बर होते हैं। जैसे बबूल हो गया, शीशम हो गया, सागौन हो गया, नीम हो गया, तो इन सब का यूज ही किया जाता है इसकी लकड़ी को काट के और फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए। तो ये सब किस में आ जाएंगे, टिम्बर में आ जाएंगे। टिम्बर में आ जाएंगे तो इसका मतलब ये क्या होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गए, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। यहां रूटेड से या ट्री से क्वेश्चन आता है जो हमेशा गलत होता है, पूछ ही दिया जाता है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मैंगो ट्री, वेदर अ मैंगो ट्री इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसकी वजह क्या है, स्टैंडिंग टिम्बर तो वो होते हैं जो ऐसे ट्रीज होते हैं जिनका यूज केवल इसलिए किया जाना है कि उनको काट के और फर्नीचर वगैरह में, मतलब केवल उनकी लकड़ी यूज की जाएगी, वो भी काट के। जब तक पेड़ लगा हुआ है उसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। ठीक, ट्रीज क्या होते हैं, ट्रीज वो होते हैं जिसके फ्रूट्स को हमें यूज करना है। अब गुआवा हो गया, मैंगो हो गए, तो कई ट्रीज ऐसे हैं जिनके फ्रूट्स हमें यूज करने होते हैं। तो जिस ट्री के हमें फ्रूट्स लेने हैं, ठीक है, यानी फ्रूट्स वाले जो ट्री है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। स्टैंडिंग टिम्बर वगैरह जो है ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। आम के साथ दिक्कत क्या होती है, आम का जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदर मैंगो ट्री इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, द आंसर इज मैंगो ट्री मे बी बोथ इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। मैंगो ट्री दोनों हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है। कैसे, या कैसे कब मूवेबल होगा, कब इमूवेबल होगा, वो कहते हैं ये डिपेंड करेगा उस इंटेंशन पे, उस ऑब्जेक्ट पे, उसके ओनर के ऊपर कि वो उस पेड़ का यूज किस लिए कर रहा है। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग क्या होता है, मैंगो ट्री पे मैंगो आ रहे हैं, तो अब उसका पर्पस, उसके दिमाग में क्या है ओनर के, उसका इंटेंशन क्या है, इस पेड़ को काटना नहीं। उसके दिमाग में ये नहीं कि इस पेड़ को काटेंगे तभी हमको फायदा होगा, जितने फल आ रहे हैं उनको बेचिए, वो अपना फायदा खूब कर रहा है।
इमूवेबल प्रॉपर्टी है इस समय ये मैंगो ट्री। क्यों? क्योंकि पर्पज क्या है, उसके फ्रूट्स को बेचना। मान लीजिए मैंगो ट्री ऐसा है कि उस पर फ्रूट्स आना ही बंद हो गए, कई सालों से कोई फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं, अब पता लग गया कि अब इस पे कभी फ्रूट नहीं आएंगे। आम की भी लकड़ी का फर्नीचर में यूज होता है, तो अब अगर ऐसा कोई आम का ट्री है, उसका पर्पज ऑनर का ये है कि वो इसका यूज करेगा किसके लिए, फर्नीचर के लिए। यहाँ पे ये जो है वो एज ए टिम्बर यूज किया जाएगा, टिम्बर माना जाएगा और ये मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये मैंगो को लेके एक थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो एक तो रूटेड इन द अर्थ हो गया, एम्बेडेड हमने बताया आपको, वॉल्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, ये चीजें आ गई, परमानेंट वाली यही आ गई। यानी कि अटैच टू अर्थ में केवल आपको बहुत ध्यान रखना है तो वो ट्रीज वाले पॉइंट पे रखना है, टिम्बर और ट्रीज को लेके जो पॉइंट्स है। इसके बाद अगर हम बात करें इस डेफिनेशन के अलावा भी एक डेफिनेशन और दी गई है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में। यहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी इन्होंने, और मूवेबल प्रॉपर्टी में इन्होंने क्या कहा, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, बोले ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। टीपीए में इन्होंने कहा था कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या चीजें नहीं आती हैं, जब मूवेबल नहीं आती है तो किस में हो जाएंगे, मूवेबल में। तो रजिस्ट्रेशन ने क्या किया, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये सब चीजें तो इन्होंने मानी ही कि लैंड्स हो गया, बेनिफिट्स, ये सब चीजें मानी इन्होंने जो जनरल क्लॉज एक्ट में थी। बोले ये तो है ही है, क्योंकि जनरल क्लॉज एक्ट आपको पता है 1897 का है, ये 1908 का है, तो ये बाद में आया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ और चीजें जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में ऐड कर दी, जैसे राइट टू बेस, फेरी हो गया, फिशरीज हो गया, लाइट्स हो गया, ये सब चीजें, हेरिडिटरी अलाउंसेस हो गया, ये सब चीजें, बोले ये सब चीजें जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। तो ये एक हमारा ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट है इस चीज को लेके कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, मूवेबल क्या है, टीपीए में उसकी क्या पोजीशन है, बाकी एक्ट में क्या पोजीशन है। यहां से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि वो पूछते हैं कि जैसे उन्होंने 4 चीजें दे दी, अब क्वेश्चन होता है कि इनमें से कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी है या कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या उन्होंने कोई एक चीज दे दी और पूछा आप बताओ कि मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए किसी भी बुक में आप देखेंगे, वैसे तो टीपी के लिए सिन्हा की बुक मेरे हिसाब से बेस्ट है, वरना आप जिस बुक को पढ़ना चाहो पढ़ो, सब एक ही जैसी होती है, लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क होता है, सिन्हा की लैंग्वेज इजी है, उससे आप पढ़ सकते हो। तो किसी भी बुक में आप देखेंगे तो उसमें क्या रहता है, वो एग्जाम्पल्स देते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के भी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के। तो अब आपको ये करना है कि उन एग्जाम्पल्स को आप लिख लीजिए दोनों को और याद कर लीजिए। दोनों ना याद हो तो एक और आसान तरीका हम बता दे रहे हैं कि आप मूवेबल प्रॉपर्टी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सब याद कर लीजिए, उसके अलावा जो भी आए इमूवेबल मार दीजिएगा, तो 99% आपका आंसर सही हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट अगर ये क्लियर है तो अभी हम आपको एग्जाम्पल पढ़ के दिखाएंगे, आपको खुद लगेगा कि हाँ ये चीजें तो लगभग हमारी पहले से क्लियर है कॉन्सेप्ट के साथ। बस ध्यान क्या रखना है कि कुछ 1-2 चीजें ऐसी आएंगी जिनको याद ही करना पड़ेगा आपको। जैसे हम सबसे पहले आपको पढ़ना है एग्जाम्पल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आती हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका बना हुआ है, एक एक करके केवल सुनिएगा। फर्स्ट इन्होंने कहा है बेनिफिशियल इंटरेस्ट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, फॉर एग्जाम्पल राइट ऑफ वे और एन ईजमेंट, ये चीजें यहां से कवर हो गई। राइट अंडर लीज और टिनेंसी, अब लीज जो है ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, टिनेंसी मतलब वो रेंट वगैरह, यानी कि अगर कोई रेंट लेने का हमको राइट मिला है तो ये सब भी क्या है, बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ द लैंड में आ जाएंगे, तो ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, ध्यान रखिएगा, जहां से क्वेश्चन 100% गलत होता है। ये हम डिस्कस करके आए हैं, जो ग्रास है ये क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि यहां भी इन्होंने कहा है कि ग्रास मूवेबल प्रॉपर्टी है, और यहां पे इन्होंने कहा है कि ग्रास मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी ये पूछा जाए कि ग्रास क्या है तो हम यही बताएंगे कि ये क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द राइट टू कट द ग्रास और व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अ राइट टू कट द ग्रास, कि घास को काटने का जो अधिकार है किसी का, एक राइट है, वो क्या है, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि खाली ग्रास पूछा जाए मूवेबल है, राइट टू कट द ग्रास इमूवेबल हो जाएगा। इसके बाद देखिए राइट टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड, सिल्वर, कोल और अदर मिनरल्स फ्रॉम माइंस। अब माइंस के नीचे जितने गोल्ड हैं ये सब लैंड में आ जाएगा, तो इसको निकालने का अगर किसी का राइट है तो ये बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ द लैंड में आ जाएगा, तो ये भी इमूवेबल हो जाएगा। राइट ऑफ फिशरीज, राइट टू कैच एंड कलेक्ट फिश फ्रॉम अ पॉन्ड, टैंक, लेक, रिवर, वही चीज हो गई। राइट ऑफ फेरी,
फेरी हो गया, जो रिवर वगैरह में ट्रांसपोर्ट की बात होती है। राइट टू कलेक्ट ड्यूज फ्रॉम फेयर और हाट, हाट मतलब बाजार होता है, फेयर मतलब मेला होता है। इससे अगर कोई ड्यूज कलेक्ट करने का किसी का कोई राइट है, क्योंकि लैंड से बेनिफिट्स हो रहे हैं, ये भी हो जाएगा। राइट टू होल्ड एग्जीबिशन और फेयर, कहीं पे फेयर एग्जीबिशन लगाना बेनिफिट्स में आ जाएगा। राइट टू टेक फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अब जंगल से जो भी प्रोड्यूस उसके है, जैसे टेंडू लीव्स पूछ देते, टेंडू लीव्स जो है ये क्या है, ये मूल प्रॉपर्टी हो जाएगा। क्यों? अगर उसका राइट्स मिलता है इसको, सॉइल फार्मिंग कुछ ये भी छोड़ दो। राइट टू कलेक्ट लाइक फ्रॉम इट्स ट्रीज, बेनिफिट्स में आ जाएगा। मॉर्गेज डेट, एक चीज को अच्छे से कहीं पे लिख लीजिएगा, मॉर्गेज डेट जो है, ये आगे मॉर्गेज क्या होता है ये सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए मॉर्गेज डेट जो है एक लोन होता है जो सिक्योर्ड होता है, ठीक है। तो मॉर्गेज डेट एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन, ये मॉर्गेज का पार्ट है, ये भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ऑफिस ऑफ द हेरिडिटरी प्रीस्ट ऑफ अ टेम्पल एंड ऑल्सो इट्स इमेलुमेंट्स, कोई पुजारी है उसका हेरिडिटी अगर ऑफिस चल रहा है तो ये भी सब क्या है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। राइट ऑफ अ महाब्राह्मण टू रिसीव ड्यूज एट अ फ्यूनरल, फ्यूनरल आपको पता है वहां पे कुछ ऐसे ब्राह्मण लोग होते हैं जिनको कुछ दिया जाता है दान दक्षिणा वगैरह, तो उनका ये जो रिसीव करने का, जो ड्यूज रिसीव करने का राइट है, ये भी इन्होंने कहा कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो एक तो ये महाब्राह्मण वाला और मॉर्गेज डेट, इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन, ये 3-4 चीजें आप अच्छे से याद रखिएगा कि ये क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब हम जरा मूवेबल प्रॉपर्टी को देखते हैं। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड द ग्रोइंग ग्रास, ये हो गया ठीक। थिंग्स प्लेस्ड ऑन द लैंड और अटैच्ड टू इट विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ मेकिंग देम अ परमानेंट पार्ट ऑफ द लैंड, कि परमानेंट पार्ट ऑफ लैंड बनाने का इंटेंशन नहीं है, एम्बेडेड हो सकता है। जैसे मान लीजिए रोड रोलर है, अब रोड रोलर का वेट इतना होता है कि उसे आप कच्ची जमीन में खड़ा कर दिए महीने भर के लिए तो आधे पहिए उसके धस जाएंगे जमीन में, तो वो एम्बेडेड हो गया। अब आप कल को कहो कि नहीं ये तो जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, वो इंटेंशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि कोई रोड रोलर को अपने यहाँ लगाता नहीं है। हाँ, कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिसे आदमी परमानेंट लगा ही लेता है अपने यहाँ, तो परमानेंट बिल्कुल आपने उसे अच्छे से लगा लिया तो ये पता लगता है कि अभी ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। अब मान लीजिए किसी की मशीन की ही शॉप है, गोदाउन है, अब वहां पे कई मशीन रखी है, उसने क्या किया है, लॉक वॉक लगा के सब उनको बांध के रखा है, तो इंटेंशन से ये नहीं लगता कि परमानेंट होने, पता ये तो खोल के बेची ही जाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स मूवेबल प्रॉपर्टी है। रॉयल्टी और कॉपीराइट मूवेबल प्रॉपर्टी है। राइट ऑफ वर्शिप, बहुत क्वेश्चन आता है, गलत होता है कि राइट ऑफ वर्शिप क्या है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। राइट टू ऑफर प्रेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी है। यजमान रीति, एक यजमान रीति होता है, ये होता है राइट टू रिसीव ऑफरिंग्स इन कैश और काइंड फ्रॉम द यजमान, जैसे जो ये ब्राह्मण है, पंडित वगैरह है, ये किसी भी यजमान से जो अपने ड्यूज वगैरह लेते हैं उसके लिए उन्होंने कहा। अब देखिए महाब्राह्मण, वहां पे उन्होंने जो फ्यूनरल था वहां उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी में लिया है, यहां खाली ये गिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो यजमान वृत्ति जो है, ये वर्ड याद रखिएगा, यजमान वृत्ति, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आ गया। इसके बाद ये कहना है पेमेंट्स मेड टू पंडास बाय द पिलग्रिम्स, जो पंडा वगैरह होते हैं उनको देना मूवेबल प्रॉपर्टी है। डिक्री फॉर द एरियर्स ऑफ रेंट, अब राइट टू रेंट आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी अगर कोई डिक्री हो जाती है वो भी आपका डिक्री मूवेबल में है, और राइट टू रेंट अगर आपका लेने का है ये मूवेबल में है। तो ये टेक्निकल है, ये याद करने से आपको होगा कि जैसे इन्होंने कहते हैं डिक्री फॉर द एरियर्स ऑफ रेंट मूवेबल प्रॉपर्टी है, इन्होंने कहा राइट टू रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इसका डिक्री फॉर सेल ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज, ये हो गया। राइट टू गेट मेंटेनेंस अलाउंसेस गिवन इस पेमेंट, ये हो गया। राइट टू एंजॉय द यूसुफ्रैक्ट ऑफ फ्रूट ट्रीज, राइट टू, ये सब चीजें, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, पढ़ने को तो एक टॉपिक पे आप पूरी किताब लिख लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, लेकिन जिस पर्पस के लिए हमें ये पढ़ना है ये मोर देन सफिशिएंट है। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, चाहे वो मेंस का हो, प्री का हो, इसके बाहर नहीं जाएगा। इसके बाहर केवल आपको क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट एज इट इज आप अपने हिसाब से इसको लिख लीजिए। बस किसी भी बुक से जो एग्जाम्पल्स दिए हैं मूवेबल और इमूवेबल के, उनको कहीं पे लिख लीजिए, याद कर लीजिए, बस। तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे के लेक्चर में जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज की और चीजें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। टाइम निकालिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट।